दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही संवेदनशील और दर्दनाक दौर से। यह ज़माना है मई 1998 का। इंडोनेशिया में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। लोगों ने सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। शुरुआत में यह आंदोलन सिर्फ सुधार मांगने के लिए था, लेकिन बहुत जल्दी यह सिचुएशन हाथ से बाहर हो गई। जो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ था, वो एक दर्दनाक और खूनखवार दंगों में बदल गया। इस दौरान इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली घटनाएं सामने आईं। लोगों का अचानक गायब हो जाना, लूटपाट, जलती इमारतें, औरतों के साथ अन्याय, यह सब उस वक़्त की काली सच्चाई थी। इसी ब्रूटल माहौल में हमारी कहानी का आगाज होता है। हम देखते हैं दो उस्तादों को, यानवार और रोहिम, जो शहर में चल रही घटनाओं की खबरें नोटिस बोर्ड पर चिपकाने का काम कर रहे थे। यह दोनों सब अहम खबरें पोस्ट करना चाहते थे, क्योंकि यही उनके मुख्य उस्ताद रिदवान के निर्देश थे। तभी रेडियो से खबर आती है कि पूरे शहर में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। शहर में रहस्यमयी कत्ल हो रहे थे, और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह सब करने वाले कोई आम लोग नहीं थे। यह एक खास वर्ग के लोग थे, धार्मिक शख्सियतें, उस्ताद और रिलीजियस लीडर्स। अभी ये दोनों अपना काम कर ही रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। एक अनजानी और भयानक शक्ति वहां प्रकट हुई, और उसने दोनों उस्तादों को खत्म कर दिया। और जो सबसे रूह कंपा देने वाली बात थी, उनमें से एक उस्ताद का गला ही उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। वो उस्ताद और कोई नहीं, बल्कि उस्ताद रोहिम थे। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जिसका नाम है अनीसा। रात के अंधेरों में अनीसा को कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। इसी आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो समझती है कि शायद कोई ज़रूरी काम है, तो वो उठकर दरवाजे के पास जाती है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक औरत की आत्मा खड़ी थी, एक भूतनी। लेकिन यह कोई साधारण भूतनी नहीं थी दोस्तों। इसके गले पर एक गहरी काट थी। यह मंजर देख अनीसा का कलेजा एक पल के लिए रुक सा गया। उसने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी जगह पर एक नई दहशत के साथ कांपने लगी। उसकी हालत देख उसकी सहेली नुरुल ने उसे संभाला। नुरुल ने पूछा, हुआ क्या? लेकिन अनीसा अभी इतनी डर गई थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई। अगले दिन दोनों सहेली अपने इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल पहुंच गईं। यहाँ नुरुल ने दोबारा अनीसा से पूछा कि रात क्या हुआ था। अनीसा ने बताया कि उसने एक इब्लीस, यानी एक दानव को देखा था। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दो लड़के, सत्रियो और अली, आकर उनसे टकरा गए। उन्हें भी अनीसा के मुंह से इब्लिस का नाम सुनाई दिया। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई और सभी अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए। वहां हमें उस्ताद रिदवान भी दिखते हैं, जो इस बोर्डिंग स्कूल के सबसे बड़े और माननीय उस्ताद थे। एक अलग सीन में हम देखते हैं उस्ताद बगास को, जो नोटिस बोर्ड पर खबरें लगा रहा था। सत्रियो और अली ने आकर कहा कि रोहिम तो रोज यहाँ आते थे, आज कहाँ हैं? लेकिन बगास कोई जवाब दिए बिना वहां से चला गया। और यह तो हमें पता था कि क्यों, क्योंकि रोहिम इस दुनिया में अब रहे ही नहीं थे। उसी वक्त बगास ने स्कूल में अनाउंसमेंट की, सभी क्लासेस बंद कर दी जाएंगी और तमाम स्टूडेंट्स अपनी डॉर्मेटरीज में जाएं, क्योंकि बाहरी हालात फिर से खराब हो रहे थे। जब अनीसा क्लास छोड़ने वाली थी, तभी उसे पेट में दर्द शुरू हुआ। आज उसके पीरियड्स का पहला दिन था। इसी दौरान उस्ताद बगास और उस्ताद रिदवान के बीच एक बड़ी बहस होने लगी। बाहरी खतरा तेज हो रहा था, लेकिन स्कूल के अंदर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। एक और टीचर आया और दोनों को झगड़ने से रोका। इधर अली और सत्रियो स्कूल के बाहर छुपके सिगरेट पी रहे थे। जब उन्होंने देखा कि तमाम स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़कर डॉर्मेट्रीज की तरफ भाग रहे थे, सत्रियो को कुछ अनोखा लगा। उसने सोचा कि आज पूरे दिन उस्ताद रोहीम और उस्ताद यानवार नजर नहीं आए। अली ने कहा, मत सोच इतना। लेकिन सत्रियो की गहरी चिंता उसे चैन नहीं देने वाली थी। वो अनीसा के पास गया। अनीसा ने कन्फर्म किया, हाँ, उसने वाकई इब्लीस को देखा था। लेकिन तभी उस्ताद रिदवान वहां आ गए और दोनों को वहां से भगा दिया। अली की जेब से माचिस का डिब्बा भी निकल आया। उस्ताद ने समझाया और दोनों को अपनी अपनी डॉर्मेटरीज में भेज दिया। रात को सत्रियो ने अली से कहा कि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पूरे दिन
उस्ताद रोहिम और उस्ताद यानवार कहीं नजर नहीं आए। यह बात काफी अजीब थी। अली ने उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहा, मगर सत्रियों को यह बात खाए जा रही थी। इसी बीच उस्ताद समीर, जो उन दोनों मारे गए उस्तादों का बहुत करीबी था, उनकी लाशों के पास दुखी होकर बैठा था। अभी तक उन दोनों को दफन भी नहीं किया गया था, और तभी किसी ने काला जादू शुरू किया। उस अनजान शख्स ने छिपकली का सर खाया, खून एक बर्तन में डाला, और फिर उसने दोनों मारे गए उस्तादों, रोहिम और यानवार, की लाशों पर यह काला जादू किया। और दोस्तों, वो लाशें पोचिंग के रूप में उठने लगीं, यानी कपड़ों में लिपटी जिंदा लाशें। समीर ने यह सब देखा। वो लाशें उठकर उससे बोलने लगीं। सब खत्म हो गया। समीर ने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोलीं, लाशें गायब थीं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था, और वो भूतनी लाशें वापस प्रकट होकर उसके ऊपर उबलता हुआ खून उगल दिया। वो खून इतना गर्म था कि समीर की हालत खराब हो गई। अनीसा और सत्रियों ने समीर की चीख सुनी। जब वो वहां पहुंचे, समीर एक तरह से फ्रीज हो गया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां इकट्ठा हो गए। अनीसा बोलने लगी कि यह सब एक कर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन किसी ने नहीं माना। उस्तादों ने सब बच्चों को एक हॉल में सोने भेज दिया। क्याई साहब को भी बुला लिया गया। वो एक सीनियर रिलीजियस पर्सनैलिटी थे। उन्होंने माहौल देखा और बोल दिया, कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि रिदवान ने दोनों उस्तादों को दफन क्यों नहीं किया। रिदवान ने पुलिस की परवाह का बहाना लिया। क्याई बहुत नाराज हुए। उनका कहना था कि अगर वक्त पर दफन हो जाता तो यह सब होता ही नहीं। फिर प्रेयर का आयोजन हुआ, मगर प्रेयर के बीच में ही एक स्टूडेंट को पोचिंग दिखने लगी। और उससे भी ज्यादा घबराने वाली बात, क्याई साहब खुद गायब हो गए थे। हॉल में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चले गए। सब हैरानी और डर के मारे ठहर गए। रात को अनीसा की नींद खुल गई। उसने एक भयानक नाइटमेयर देखा। हॉल में सिर्फ वो और नुरुल के अलावा कोई नहीं था। जब वो जागी, सब ठीक था। वो बाथरूम की ज़रूरत महसूस करके बाहर आई। बाहर जाते ही वो हेडलेस भूतनी फिर से आई, लेकिन इस बार उसने अनीसा के कान में कुछ कहा, क्याई के कॉटेज के बारे में। एक राज था जो अनीसा को ढूंढना था। इसी बीच अनीसा को एक पुड़िया मिली जो काले जादू से जुड़ी थी। उसने नुरुल को दिखाई, लेकिन नुरुल ने डर के मारे इसे फाड़ के फेंक दिया। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नुरुल की आंखों में दर्द शुरू हुआ। खून आने लगा। उसके मुंह से लोहे का तार निकला। वो बिल्कुल टूटने लगी। नुरुल लहराकर कुएं के पास गई और अंदर गिर गई। अनीसा ने फौरन हाथ पकड़ा, लेकिन कुएं के अंदर से किसी अंधेरी ताकत ने नुरुल का पांव पकड़ के अंदर खींच लिया। अनीसा सिर्फ चीख सकती थी। उसकी दोस्त, उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसे छोड़कर उस अंधेरे में डूब गई थी। बाद में बड़ी प्रेयर के दौरान एक साथ कई स्टूडेंट्स पोजेस्ड हो गए। मास पोजेशन। लोग एक एक करके काबू में लाए जाने लगे, मगर काफी स्टूडेंट्स घायल हो गए और डर गए। सत्रियो अब रह नहीं सकता था। उसे अपने घर वालों की चिंता सता रही थी। अली ने बहुत रोका, मगर सत्रियो नहीं माना। स्कूल से बाहर निकला तो रास्ते में लाशों के ढेर मिले। काफी हत्यारे घूमते घूम रहे थे। सत्रियो ने खुद को लाशों के बीच छुपा के अपनी जान बचाई। घर पहुंचा तो वहां एक दिल तोड़ देने वाला मंजर था। उसके पिताजी की लाश लटकाई हुई थी। उसकी अम्मी रो रही थी। सत्रियो का टूट जाना स्वाभाविक था। अम्मी ने बताया कि पिताजी का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो हीलर्स की मदद करते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें भी मासूम होने के बावजूद खत्म कर दिया। अम्मी ने समझाया, पिताजी को घर के पीछे ही दफना दो, क्योंकि बाहरी ईविल सॉर्सरर्स उनकी लाश पर काला जादू कर सकते हैं और उन्हें पोचेंग बना सकते हैं। सत्रियों ने गरम को पीते हुए पिताजी को पीछे के बगीचे में दफना दिया। अम्मी ने उसे स्कूल वापस भेज दिया, यह कहकर कि वहां ही वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। स्कूल में अनीसा चुप बैठती है और अपने बीते हुए वक़्त के बारे में सोचने लगती है। एक फ्लैशबैक आता है। जब अनीसा छोटी थी, उसके पिताजी ने एक भयानक सौदा किया था। वो बहुत गरीब थे। किसी ने उन्हें एक रास्ता बताया था, अपनी होने वाली औलाद की बलि देकर अमीर बनो।
अनीसा की अम्मी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी ज़्यादा दबाव दे रहे थे। और तब अनीसा की अम्मी ने एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने खुद अपना गला काट लिया, अपने आप को ख़त्म करके अपनी होने वाली बच्ची को बचा लिया। दोस्तों, यह था अनीसा का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक राज। और अब यह समझ आने लगा कि वो हेडलेस भूतनी जो बार बार आ रही थी, वो कोई दुश्मन नहीं थी। स्कूल की रसोई में अनीसा खाना बना रही थी। तभी उसने एक बर्तन में झांका और अंदर एक कटा हुआ सर दिखाई दिया। फिर वहां की मेड पॉसेस्ड हो गई और उसने अनीसा के सामने अपना खुद का गला काट लिया। खून के छींटे अनीसा पर उड़ गए। डर के मारे वो मदद ढूंढने भागी। समीर का रूम, फिर और रूम्स, कोई नहीं मिला। एक कमरे में पर्दे के पीछे से आवाज आई। पर्दा हटाया तो एक टीचर मिली, पोजेस्ड। वो अपनी ही उंगलियां काट रही थी। टीचर ने अनीसा पर हमला कर दिया। अनीसा ने जैसे ही प्रेयर पढ़ी, वो टीचर अपनी ही कातर अपने सर में घुसा लेती है। अनीसा किसी तरह बच गई, मगर अंदर से बिल्कुल टूटी हुई। अनीसा के कान में फिर से वही आवाज आई, क्याई का कॉटेज? इस बार उसने बगास उस्ताद से डायरेक्टली पूछा। बगास और रिदवान दोनों ने मना कर दिया। क्याई एक मोहतरम हस्ती थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनका कॉटेज खोलना बेशर्मी होगी। मगर सत्रियो आ गया। उसने अनीसा की बात का साथ दिया। यार, आत्मा बार बार यही कह रही है, तो कुछ तो राजा जरूर है। बच्चों ने मिलकर कॉटेज का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर काफी काले जादू की चीजें मिली। आइटम्स, टोटके, तिलिस्म, तमाम शक बगास पर आ गया। बगास ने कहा कि वो इन सब से स्कूल को प्रोटेक्ट कर रहा था, काला जादू नहीं कर रहा था। लेकिन किसी ने नहीं माना। बच्चों ने बगास को पकड़ के एक खंभे से बांध दिया। अपनी गलती का एहसास उन्हें बाद में होगा। एक स्टूडेंट फाती का सामना एक हेडलेस स्पिरिट से हुआ जिसने उसके पेट में हाथ घुसा के उसे घायल कर दिया। अली और एक और दोस्त उसे लेकर गए। सत्रियो और अनीसा अलग कमरे चेक कर रहे थे कि एक बंद दरवाजा अचानक सत्रियो को अंदर खींच गया। अनीसा बाहर रह गई। अनीसा को फिर से वो काट गले वाली स्पिरिट दिखती है और इस बार वो उसे रिदवान के कॉटेज की तरफ ले जाती है। अनीसा बाहर से अंदर झांकती है और देख लेती है कि कॉटेज के अंदर कोई काला जादू परफॉर्म कर रहा था। वो भागने की कोशिश करती है, मगर काले जादू की ताकत ने उसे खुद अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया। अंदर का मंजर भयानक था। वो काला जादू करने वाला कोई अनजान नहीं था। वो था उस्ताद रिदवान खुद। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़े और माननीय उस्ताद थे, वो ही इस पूरी तबाही के सूत्रधार थे। रिदवान ने काले जादू की ताकत से अनीसा को हवा में उठाया और उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी। अनीसा प्रेयर पढ़े जा रही थी, रुकी नहीं, टूटी नहीं। रिदवान चिल्लाया, बड़े बड़े स्कॉलर्स और हीलर्स जहन्नुम में जल रहे हैं और जल्द तुम भी जलोगी। रिदवान का असली मकसद था इस दुनिया में शैतान को बुलाना। उसने इसी मकसद के लिए तमाम बलिदान दिए थे। दोनों उस्तादों को, नरुल को, सबको। पूरे शहर में जो सॉर्सरर्स मारे गए, वो भी रिदवान के ऑर्डर पर था, ताकि उनकी ताकत सिर्फ उसके पास रहे। सत्रियो कॉटेज में आ धमका और उसने रिदवान पर सीधा हमला कर दिया। रिदवान के पास शैतान की ताकत थी, लेकिन सत्रियो भी आसान नहीं था। दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ। रिदवान के इशारे पर पोचिंग की पूरी सेना, जिंदा लाशें, स्कूल के बच्चों पर हमला करने आई। मगर बगास, जिसे बांधा गया था, प्रेयर करने लगा और अनीसा ने सत्रियो को कहा, क्ले पॉट तोड़ो। जैसे ही सत्रियो ने वो क्ले पॉट तोड़ा, सब कुछ रुक गया। तमाम लाशें बेजान होकर गिर गईं। पूरा काला जादू एक पल में खत्म हो गया। और फिर आसमान से आग का एक बड़ा गोला आया और सीधा रिदवान के कॉटेज पर गिरा। आग लग गई। रिदवान उस आग में झुलसकर मारा गया। यह था उसका अंजाम, या तो खुदा की सजा या फिर उस शैतान की करतूत जिससे उसने डील की थी, लेकिन वो पूरी हो नहीं पाई। अगले दिन अनीसा और सत्रियो साथ बैठ के कुछ वक्त बिताते हैं।
सत्रियो उठकर जाने लगा और बोल के गया, सब ठीक हो जाएगा, आगे की चिंता मत करो। अनीसा मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही सत्रियो वहां से गया, वही काट गले वाली औरत वहां आकर अनीसा के पास बैठ गई। और इस बार अनीसा डरी नहीं, क्योंकि इस बार उसने पहचान लिया, वो आत्मा कोई और नहीं, उसकी अपनी अम्मी की आत्मा थी। वही अम्मी जो अपना गला काटकर अपनी बच्ची को बचाई थी। वही अम्मी जो पूरी कहानी में अनीसा की हिफाजत करते हुए उसे सही रास्ते पर चलाती रही। वो हर बार अनीसा के साथ थी। एक माँ की मोहब्बत मौत के बाद भी नहीं जाती। और दोस्तों, फिल्म के आखिर में एक ज़रूरी बात बताई जाती है कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्राइवेसी के कारणों से कैरेक्टर्स के नाम और जगहों को बदल दिया गया था। स्टोरी में कुछ चीज़ें फिल्मी अंदाज में थोड़ी एग्जैजरेटेड भी की गई हैं, लेकिन असली सच यह है कि इस दौरान काला जादू ज़रूर किया गया था, और इस खौफनाक रहस्य ने कई जिंदगियां तबाह की थीं। तो दोस्तों, यह थी पमाली, दुकुन संतेत, द मैसेकर ऑफ द विचेस की पूरी कहानी। क्या आपने सोचा था कि जो सबसे बड़ा दुश्मन लगता है वो एक्चुअली एक ही आवाज़ में रहता है? छुपाव की आवाज़ में, प्रोटेक्शन के बहाने में, इस इज्जत के नखाब के पीछे। रिदवान यही तो था, एक इंसान जिसने खुद को मजहब और इल्म का ज़मीन दिया, लेकिन अंदर से वो शैतान का दोस्त था। एक बात सोचिए दोस्तों, अगर उस रात अनीसा की अम्मी की आत्मा मौजूद न होती तो क्या वो बच सकती थी? कभी कभी वो लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं, वो हमसे दूर नहीं होते, वो हमारी हिफाजत करते रहते हैं, खामोशी से, अनदेखे तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक भी बहुत मोटिवेशन देता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि एक भी हॉरर का वीडियो मिस ना हो। मैं हूँ मिस्टर एक्सप्लेनर वी, और मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।